हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक कुमार रंजन, कॉमर्स क्लास टीचर ऑफ 12। आज आप लोगों को मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़ का, वो प्लानिंग का पार्ट 2 है। प्लानिंग चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा चुका, ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया जिसमें आपको प्लानिंग का डेफिनेशंस मैंने दे दिया था, प्लानिंग के फीचर्स को मैंने आइडेंटिफाई कर दिया था, उनके जितने पॉइंट थे उन सभी को मैंने आपको बता दिया था। बताने के बाद में आज जो चैप्टर स्टार्ट है प्लानिंग का, वो उसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया। सेकेंड पार्ट में चैप्टर 4 है, प्लानिंग चैप्टर 4 सेकेंड पार्ट, जिसमें आपको मैं आज बताऊंगा टाइप ऑफ प्लान्स, यानी कि टाइप ऑफ प्लान्स के बारे में बताऊंगा। और उसको बताने के लिए इससे पहले जब हम प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट जो हम शुरू कर चुके थे, उसमें प्लानिंग का मीनिंग भी समझ लिए थे, उसका मीनिंग होता क्या है, उसके फीचर्स को भी आइडेंटिफाई कर चुके थे, प्लानिंग का प्रोसेस भी अंडरस्टैंड कर चुके थे। अगर हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी वर्क के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाकर उस वीडियो को फिर एक बार से देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको प्लानिंग नहीं समझ में आएगा तो आपको सेकेंड पार्ट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट समझना बहुत जरूरी होता है। तो अब इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ टाइप ऑफ प्लान को अंडरस्टैंड करना होगा कि प्लान हमारे कितने तरह के होते हैं। अगर एक मैनेजर अपने बिजनेस के लिए प्लान्स बनाना चाहता है, तो वो अपनी प्लानिंग करना चाहता है, तो वो किस किस तरह से प्लान्स बना सकता है। साथ ही हम प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को देखेंगे, उसके लिमिटेशंस को देखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ प्लान्स को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान में सबसे पहले आपको तो प्लान का मीनिंग पता होना चाहिए कि प्लान होता क्या है। सो प्लान हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। प्लान का मतलब होता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सो ये हमने इस प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता दिया था, स्टार्टिंग में भी बताया था। प्लान करना मतलब कोई भी चीज सबसे पहले उसको सोच लेना कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। सो इसी को हम प्लान कहते हैं। इसी को टाइप्स को हम आगे स्टडी करेंगे कि प्लान करने कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव। ये हमारी फर्स्ट टाइप है प्लान की। मतलब एक मैनेजर जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब वो प्लान करता है तो वो क्या प्लान करता है, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमने प्रीवियस यानी फर्स्ट पार्ट में हमने बता दिया था। प्लानिंग प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेप है सेकंड की ऑब्जेक्टिव। सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव कि मैनेजर क्या करता है, सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेट कर देता है। ऑब्जेक्टिव सेट करने का मतलब वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना चाहता है। सो ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया व्हाट टू डू, है ना। सो ये भी एक तरह का प्लानिंग ही है। प्लान में हम ये भी हम कर सकते हैं। सो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्लान है। अगर कोई मैनेजर ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो इसका मतलब वो प्लान ही कर रहा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग का एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम अगर प्रीवियस फर्स्ट पार्ट को अगर हम देख लेते हैं तो उसमें मैंने एग्जांपल लिया था, अगर वो अपनी सेल्स को 25% से इंक्रीज करता है तो हमारा हो गया तो व्हाट टू डू, कि वो क्या करना चाहता है। इसका मतलब ये उसका ऑब्जेक्टिव है। सो ऑब्जेक्टिव बनाना मतलब प्लान करना, प्लान करना मतलब ऑब्जेक्टिव्स बनाना। सो पेपर में आपको कोई भी एग्जांपल देकर पूछा जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्लान इज इट। अगर आपको स्टेटमेंट दे देगी कि द मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज सेल्स बाय 25%, एक मैनेजर अपने सेल्स को 25% से इंक्रीज करना चाहता है, तो साथ में लिख दिया व्हाट काइंड ऑफ प्लान इज इट। तो ये प्लान क्या है इसका, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव आंसर देना होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्लान है। तो एक मैनेजर ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया। सो आपको डायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनडायरेक्ट वे में भी पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर बताया, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
एग्जाम्पल कोई भी पूछा जा सकता है। सेल्स की अगर बात की तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी बात कर सकते हैं कि एक मैनेजर चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% के रिटर्न आए, तो ये कौन सा प्लान होगा? तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्लान होगा। इसको डायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है, इनडायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का मीनिंग पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव होते क्या है, फिर आपको ये बताना होगा कि ऑब्जेक्टिव सेट करता है। देखते हैं कि व्हाट टू डू, एक मैनेजर क्या करना चाहता है, और लास्ट में एग्जाम्पल भी दी जाती है। सो ये हमारे फर्स्ट टाइप हो गए, प्लान क्या होता है। प्लान एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, प्लान एक स्ट्रेटेजी भी हो सकता है। ये हमारी नेक्स्ट टाइप है, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? देखिए, स्ट्रेटेजी जो आपको बताया गया है उसका मतलब आपको जानने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि स्ट्रेटेजी का मतलब होता क्या है। सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, करने के बाद में आपको फिर पता चलता है कि इसमें क्या क्या चीज आते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले गोल करना पड़ता है, यानी कि गोल सेट करना या फिर प्लान बनाना, लेकिन अपने कंपटीटर को देखते हुए। ठीक है, कोई भी चीज मार्केट में सेल करने हो तो उसका कंपटीटर जरूर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर पेप्सी है उसका कंपटीटर कोका कोला है। ठीक है, सो इसका मतलब अगर पेप्सी में कोई गोल्स बना लिए, अपनी कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं, तो उसमें कोई प्लान बनानी है तो वो अपने कंपटीटर को देखेगा, कोका कोला को देखेगा कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसका क्या प्लान है, वो क्या करना चाहता है। क्योंकि अगर पेप्सी चाहती है कि वो 10% से अपना शेयर इंक्रीज करे, तो कोका कोला भी चाहेगा कि 10% से अपना शेयर इंक्रीज करे। तो इसके लिए पेप्सी क्या करेगी, हो सकता है कि अपना प्राइस 20% डिक्रीज कर देगी ताकि मार्केट में उसकी सेलिंग इंक्रीज हो जाए। तो कोका कोला को उसने नहीं देखा, तो कोका कोला ने अपने डिक्रीज 50% कर दिया शेयर को, क्योंकि ये 50% कट आउट कर दिया तो प्रोडक्ट के रेट में, तो इसकी ही सेल ज्यादा होगी। सो पेप्सी में कोका अपना प्लान, पेप्सी क्या क्या कोका कोला को देखते अपना प्लान सेट नहीं किया, जिसके कारण पेप्सी को लॉस हो गया। 20% प्राइस डिक्रीज किया, फिर भी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा किसका बिका, कोका कोला का बिका, क्योंकि वो 50% कर दिया। सो ये भी एक प्लान ही है जिसमें हम अपने कंपटीटर को देखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते, अपने गोल सेट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी में भी व्हाट टू डू। अगर पेप्सी कोका कोला के स्ट्रेटेजी को नहीं देखता है, उसके गोल्स ऑब्जेक्टिव को देख लेता, तो ये 60% भी कर सकता था, क्योंकि वो 50 तो ये 60 करेगा, तो इसके प्रोडक्ट को ऑब्वियसली ज्यादा बिकेंगे। सो इसका मतलब व्हाट टू डू इसमें भी आ गया। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, लेकिन अपने कंपटीटर को देखते हुए डिसाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसका मतलब स्ट्रेटेजी भी एक प्लान है, क्योंकि प्लान हमें बताता है कि हमें क्या करना है। बस डिफर इतना है कि इसमें हमें अपने कंपटीटर के ऊपर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपने ऑब्जेक्टिव खुद सेट करते हैं, खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। सो ये सिंपल सी ऑब्जेक्टिव होगी। लेकिन ये जो प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि अपने कंपटीटर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि उसने क्या प्लान बनाया है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करने पड़ते हैं। उसमें भी हम यही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन अपने कंपटीटर को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट प्लान हमारे पास आता है पॉलिसी। पॉलिसी वर्ड तो सारे स्टूडेंट सुने होंगे कि पॉलिसी आखिर होता क्या है। सो पॉलिसी का मतलब होता क्या है, गाइडलाइन। क्या होता है, गाइडलाइन। गाइडलाइंस का मतलब ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स जो हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या क्या करने चाहिए। हर एक इंस्टीट्यूट के, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग वाले हो या नॉन प्रॉफिट अर्निंग वाले हो, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसकी कुछ अपनी पॉलिसी होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने सारे पॉलिसीज को सेट करता है।
तो ये भी हमें हेल्प करती है डिसाइड करने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज को नहीं तोड़ सकती है अगर, क्योंकि ये पॉलिसीज है कि हम क्या करना चाहते हैं। 45 डेज के लिए अगर हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हम उसको नहीं कुछ करेंगे, तो उसने क्या करना है, उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को क्रेडिट पीरियड जो है वो 45 ही देना है, क्योंकि 45 दिन ही देना है। अगर वो क्रेडिट बेस के ऊपर उनको देते हैं बिना बिलीव किए हुए, तो वो अपने क्रेडिट के ऊपर 45 डेज तक का पीरियड दे सकते हैं कि वो 45 डेज में अपने पेमेंट कर दे, 45 से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती है। सो ये उनकी पॉलिसी है। सो पॉलिसी भी हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम 45 डेज तक का क्रेडिट पीरियड अलॉट कर सकते हैं उसको देकर। ऐसा ही जिस भी स्कूल में आप स्टडी कर रहे हैं तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर रूल में आते हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉलिसीज भी होंगे कि स्कूल को रन करने के लिए जो मैनेजमेंट को पता ही होंगे। तो वो पॉलिसीज अप्लाई करेंगे अपने स्कूल को रन करने के लिए, जिसकी हेल्प से उन्हें इजीली पता लग जाएगा कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी हो सकती है प्राइसिंग के रिगार्डिंग, अगर वो न्यू प्रोडक्ट मेंशन करते हैं तो उसकी प्राइसिंग की हो जाएगी, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकती है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, अगर वो किसी को हायर करते हैं तो वो रिक्रूटमेंट इसी तरह हायर करेंगे जो 45 डेज की होगी। फिर उसका क्या होगा, ट्रायल लिया जाएगा, ट्रायल लेने के बाद ही उसका प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। सो पॉलिसी का मतलब वो गाइडलाइंस जिसे फॉलो करते हुए कोई काम किया जा सकता है। तो इसका मतलब यदि हमें यही बताता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। सो पॉलिसीज भी हमारी एक तरह का प्लान है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है पॉलिसी वर्क प्राइसिंग व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, सेल कितना दिन का देने, सारे चीज आपको क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार रंजन, 12th क्लास टीचर, बिजनेस स्टडी। मैं आपको चैप्टर 4 प्लानिंग चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आपको प्लानिंग के मीनिंग, डिफिनेशंस, फीचर्स, प्रोसेस के बारे में और उसके पॉइंट्स के बारे में आइडेंटिफाई मैंने कर चुका था। और प्लानिंग का पार्ट 2 भी मैंने इससे पहले स्टार्ट किया था, जिसमें मैं 3 पॉइंट्स बताया था टाइप ऑफ प्लान्स के बारे में। टाइप ऑफ प्लान्स यानी कि उसके 3 पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई कर दिया था। 3 पॉइंट्स के बारे में अच्छी तरह से मैंने बता भी दिया था। उसमें लगभग 8 पॉइंट्स है टाइप ऑफ प्लान्स में, जिसमें मैं 3 पॉइंट्स को क्लियर कर दिया था, और चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट एंड 7वां पॉइंट, लास्ट 8वां पॉइंट मैं आज आइडेंटिफाई यानी क्लियर करूंगा, जो आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। देखने के बाद आज मैं आप लोगों को चौथा नंबर पॉइंट बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर। सो प्रोसीजर का मतलब होता है प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस का मतलब है प्लानिंग प्रोसेस, जैसे हमने किया था, मतलब स्टेप्स। जैसे हमने प्लानिंग का प्रोसेस किया, प्लानिंग करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वैसे ही प्रोसीजर हमारा एक प्लान है। कैसे प्लान है? क्योंकि कुछ केसेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होते हैं जिसमें ऑलरेडी प्रोसेस डिसाइड किए जाते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसमें सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। सो इसका मतलब ये एक तरह का प्लान है जो हमें पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आएगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको इन स्टेप्स के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। सो इसका मतलब हमें पता है कि व्हाट टू डू, ठीक है। प्रोसीजर भी हमें यही बताता है व्हाट टू डू। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, व्हाट टू डू। वो स्टेप हमें ऑलरेडी बता दिए जाते हैं। तो प्रोसीजर का मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है वो स्टेप्स जो हमें क्रोनोलॉजिकल और फॉलो करने पड़ते हैं। क्रोनोलॉजिकल का मतलब स्टेप वाइज, देख रहे हैं, एक सीक्वेंस में फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हमने प्लानिंग का प्रोसेस किया था, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, फिर प्रीमिसेस डेवलप करने होते हैं, फिर अल्टरनेटिव प्रोसेस फाइंड आउट करने होते हैं,
और ऐसे ही हमारा पूरा स्टेप जो है फॉलो हो जाता है। तो इसका मतलब अगर बिजनेस में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी स्टेप्स बनाए गए हैं। क्या करना होगा उसको सॉल्व करने के लिए हमें ऑलरेडी बताया गया है। तो इसका मतलब प्रोसीजर भी हमारा एक तरह का प्लान ही है, क्योंकि उसमें भी हम ये देखते हैं कि हमें क्या करना है किस सिचुएशन में। ठीक है, किसी भी चीज का प्रोसेस हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल परचेजिंग प्रोसेस, ठीक है, परचेजिंग प्रोसेस, परचेजिंग प्रोसीजर, परचेजिंग रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है या फिर एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाता है कि वो खत्म होने वाला है, तब ये प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। इसका मतलब व्हाट डू, क्या करना है, एक्शन क्या लेना है, जो हमें पहले से डिसाइड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये भी हमारा प्लान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मेथड। क्या है? तो मेथड तो पता ही होगा आपको, जैसे हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में देखा था, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। उसमें हमने ये पता लगाया था कि किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं और उन अल्टरनेटिव एक ऐसा मेथड होता है जो बेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अल्टरनेटिव जो बेस्ट है। तो इसमें भी हम वही मेथड के बारे में बात करेंगे। किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन उसमें से भी बेस्ट होगा वो हमने सिलेक्ट करना है। जो मेथड जो बेस्ट होगा उसी मेथड को हम अप्लाई करेंगे कोई भी काम करने से पहले। इसका मतलब अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो पार्टिकुलर सिचुएशन आती है, तो उस केस में हम ये मेथड अप्लाई करेंगे तो सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो सिंपल है, इसमें भी हमें पहले से डिसाइड किया हुआ है व्हाट टू डू। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कौन सा मेथड हमें अप्लाई किया जाएगा, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब मेथड भी जो है वो एक तरह का प्लान ही है, लेकिन मेथड में हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो मेथड अप्लाई करते हैं। मेथड एक प्रोसीजर का पार्ट है, क्योंकि प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसमें से भी कोई एक फॉलो करने पड़ते हैं, मेथड अप्लाई करते हैं उस सब में। ठीक है, सो जो मेथड अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, यहाँ पे वही मेथड की बात की जा रही है। सो मेथड में अभी यही देखते हैं कि अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट टू डू। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, ये भी एक तरह का प्लान ही है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है प्रोग्राम। सो प्रोग्राम जो है वो कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है, ऑब्जेक्टिव्स का, पॉलिसीज का, प्रोसीजर का, रूल्स का, उसका। ठीक है, इन सभी चीजों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये 4 टाइप्स के प्लान जो है प्रोग्राम, इनका कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब इन चारों टाइप्स के प्लान को अगर हम मिला दें तो वो हमारा बन जाएगा प्रोग्राम। सो प्रोग्राम का मतलब होता है फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, और वो सारी एक्टिविटीज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस को अपना प्रोसीजर बनाना है, किसी भी चीज का कोई रूल्स बनाने हैं, बजट बनाना है या और कोई पॉलिसी बनाना है, तो वो प्रोग्राम प्लान करके यूज कर सकते हैं। ये इन सभी का कॉम्बिनेशन है। सो इसमें भी हम यही डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू। ठीक है, इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं, व्हाट टू डू। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक प्लान बनाती है प्रोसीजर का, ऑब्जेक्टिव्स का, तो हमें प्लान स्टडी किए हैं वो आ जाएंगे। लेकिन वो एक पूरा प्रोग्राम बनाना चाहती है तो उसके लिए वो डिफरेंट अपने प्लान्स को यूज नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोग्राम को यूज करेंगे। प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम में वो सारे प्लान्स डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स। क्या है, जो जैसे हमने स्टडी किया था
कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, सभी के अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो उस स्कूल के अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उन रूल्स और रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो जिसके वजह से आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू। सो रूल्स भी यही बताते हैं कि व्हाट टू डू। लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि रूल्स भी हमने लिखा होता है डूज एंड डोंट, मतलब क्या चीज करनी चाहिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए। स्कूल में आप ये चीज कर सकते हैं लेकिन ये चीज नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे ही आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो आपके रूल्स हैं और उसी रूल्स को अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए। सो रूल्स भी हमें यही बताते हैं व्हाट टू डू। इसका मतलब ये टाइप ऑफ प्लानिंग है, ठीक है। लास्ट प्लान बजट। लास्ट प्लान क्या है? बजट का मतलब पता ही होगा आप लोगों को। बजट का मतलब एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के लिए बजट बनाती है, वही देखती है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में उसको कौन कौन से जगह से रेवेन्यू आ सकता है और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए अपने पास लेकर आने के लिए कितने एक्सपेंडिचर लग सकते हैं, उसको रॉ मटेरियल कितने परचेस करने पड़ते हैं, उसको वेजेस कितने पे करने पड़ते हैं, सैलरी कितने पे करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितने पे करने पड़ते हैं, कितनी सेलिंग होगी, ठीक है, कितनी सेलिंग होगी, कितना प्रॉफिट होगा। तो ये सभी एस्टिमेट करती है। तो ऐसे एस्टिमेट करना मतलब फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना। एक्ट करने से पहले ही ये सोच लेना कि रेवेन्यू कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा। सो इसमें भी हमें यही पता चल रहा है व्हाट टू डू, मतलब रेवेन्यू कितना होगा, एक्सपेंसेस कितने होंगे। कोई भी काम करने से पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन ये सोच लेती है तो वो भी हमारा। गुड मॉर्निंग, मैं दीपक कुमार रंजन, क्लास 12 क्लास टीचर और बिजनेस स्टडीज चैप्टर में आपको प्लानिंग में पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आपको मीनिंग, प्रोसेस, फीचर्स, ये सभी चीज़ों को मैंने बता दिया था। प्लान्स तक भी मैं आइडेंटिफाई किया था पिछले वीडियो में। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मेरा वीडियो है वो आज नेक्स्ट मेरा जो आता है वो इम्पोर्टेंस। अगर प्लानिंग करनी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों? सो अगर कोई भी चीज़ की इम्पोर्टेंस समझनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नुकसान क्या है। आपको सिर्फ अपने माइंड में ये बातें लेकर आनी है कि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर अपनी इम्पोर्टेंस बना सकते हैं। जो बुक में दी गई है उसको आप स्टडी हम लोग करेंगे। अब देखिए फर्स्ट इम्पोर्टेंस हमारे पास है, देखिए प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है कि ये हमें रास्ता दिखाती है कि हमें कहाँ जाना है। सो अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझ जाइए। सो अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमें अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पता लगेगा, हमें गोल्स पता नहीं लगेंगे, हमें क्या करना है ये भी नहीं पता लगेगा, हम कैसे करना है ये भी पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव हमारे पता, हमें गोल नहीं पता, तो हमारे ये भी नहीं पता कि हमें क्या करना है, ये भी नहीं पता कि कैसे करना है। तो इसका मतलब कि हमारे पास कहाँ जाना है उसकी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्टिव सेट करने में, गोल सेट करने में, कहाँ जाना है कैसे जाना है ये सब कुछ बता देती है। तो इसका मतलब हमें ये कह सकते हैं कि प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। देखिए अब बता रहा है कि अगर हमें जाना है रास्ता किधर होगा तो उसको कैसे इंक्रीज करना है, रास्ते को किस तरह करना है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंस है कि हमें प्लानिंग नहीं होगी तो हमें इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा। अगर प्लानिंग होगी तो ये सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। इन सभी चीज़ों को पता होना मतलब हमारे पास एक डायरेक्शन है कि हमें किस तरफ जाना है इनको अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस हमारे पास है
प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि फ्यूचर के बारे में ना पता हो। फ्यूचर एक अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर के बारे में कोई नहीं पता लगा सकता है। आने वाले टाइम में क्या चेंजेस हो सकते हैं, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में क्या हमारी बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी या एक लीडर बन जाए हम लोग, हो सकता है कि हमारा बिजनेस शट डाउन हो जाए, मतलब रिस्क है। लेकिन प्लानिंग अगर हम करेंगे तो रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं। फ्यूचर रिस्क किया है तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। तो उसमें हमने ये देखा था प्लानिंग हाँ आने वाले टाइम के लिए ही करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट के लिए हम प्लानिंग नहीं करते हैं। आने वाले टाइम के लिए क्या करने जा रहे हैं उसकी हम प्लानिंग करते हैं। तो अगर आने वाले टाइम के बारे में हम अगर ऐसे ही सोच लेंगे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर सकते हैं, तो इसका मतलब प्लानिंग हमारे रिस्क को रिड्यूस करता है। प्लानिंग के प्रोसेस में हम डेवलप करते हैं प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब होता है एग्जाम्पल डेवलप करते हैं, तो एग्जाम्पल के बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। तो इसका मतलब प्लानिंग अगर हम करेंगे तो हमें फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी, एग्जैक्ट नहीं लगेगी, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन पता लगेगी जिससे हमारा रिस्क जो है वो कम हो सकता है। एलिमिनेट नहीं हो सकते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है कि बिल्कुल ही खत्म होना। प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे रिस्क को रिड्यूस तो कर सकती है लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकती है। मतलब बिल्कुल ही बाहर निकाल दे, ऐसा महसूस हो कि प्लानिंग करने से रिस्क हो ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। प्लानिंग रिस्क को कम जरूर कर सकती है लेकिन खत्म नहीं कर सकती है। सो ये हमारे पास सेकेंड इंपॉर्टेंस है कि अगर फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले रिस्क खत्म ना हो लेकिन कम जरूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हमारे पास आता है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज फुल एक्टिविटीज। तो ये कह रहे हैं कि प्लानिंग करने से हमारी एक्टिविटीज जो है ओवरलैपिंग और वेस्टेज कम हो जाती है। ओवरलैपिंग का मतलब काम जो है वो डबल हो जाता है, 2 बार कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वर्कर ने रजिस्टर मेंटेन करना था तो उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन किसी सेकेंड वर्कर नहीं पता था, फर्स्ट वर्कर ने वो काम कर दिया, सेकेंड वो बना दिया, तो इसको हम करते हैं ओवरलैपिंग, डबल काम करना। और सेकेंड ये कह रहे हैं कि वेस्टफुल एक्टिविटीज को फिर रिड्यूस करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। ऐसी एक्टिविटीज को हम कम करते हैं। आपको ये पता लगाना है कि कैसे, आपको रीजन देना है। अगर आपने रीजन दे दिया तो आप इम्पोर्टेंस जस्टिफाई कर देंगे। तो सिंपल सी बात है कि प्लानिंग में हमें पता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन सा काम किसने करना है, किस मेथड से करना है, वो किसके लिए करेगा, वो किसको आंसरेबल करेगा, उसको क्या काम करना है, कैसे करना है, वो काम उसने जो करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो किसके पड़ती है, वो किसको आंसरेबल है, वो किसको आंसर देगा, वो सेकंड मेथड से ही करेगा। प्लानिंग करते तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होती है। सो अगर हर एक वर्कर को ये पता है कि उसको ये काम करना है तो उसको ये डबल काम होगा ही नहीं। फर्स्ट वर्कर को पता है कि उसको रजिस्टर मेंटेन करना है तो सेकेंड वर्कर को पता है कि उसको वो और काम करना है, परचेजिंग करनी है, तो वो रजिस्टर मेंटेन क्यों करेगा। सो प्लानिंग की ये इम्पोर्टेंस है कि अगर हम प्लानिंग पहले से ही करेंगे तो कोई भी काम करने से पहले सोच के रखेंगे कि ये काम किसने करना है, कैसे करना है, तो ये एक्टिविटी तो 2 बार हो नहीं सकती है, ओवरलैपिंग तो हो नहीं सकती, वो खत्म हो जाएगी। सेकंड वेस्टेज जो खत्म हो जाएगी। वेस्टेज किसी काम की कभी होती है अगर एक काम 2 बार हो जाए, एक बार इसने भी कर लिया, दूसरा बार उसने कर लिया, जो इसने किया उसने हमने चेक कर लिया, जो इसने किया वो भी चेक कर लिया, तो ये काम डबल स्टेज हो गई। जो पर्सनली उसने इसका पर्सनली जब तक कि एक काम एक ही को करना है वो 2 बार कर लिया दोनों आदमी मिलकर, किसी वर्कर का तो दूसरे वर्कर का, तो टाइम तो वेस्ट हो जाएगा। अगर ओवरलैपिंग ही नहीं होगी तो वेस्टफुल एक्टिविटी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। सो सिंपल, प्लानिंग से डबल एक्टिविटीज को कम किया जाता है, डबल एक्टिविटीज कम हो जाएंगी तो वेस्टेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, मतलब वेस्टेज होगी।
तो किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए आपको रीज़न देना जरूर पड़ता है। हमारा रीज़न यहाँ पे ये था कि प्लानिंग में हेल्प करती है कि ये कौन काम कौन सा वर्कर कैसे करेगा। ठीक है, तो अगली जो पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार रंजन, क्लास टीचर ऑफ 12th। बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैं चैप्टर 4 प्लानिंग पढ़ा रहा था। प्लानिंग में आपको मैं सारी चीज़ों को तो बता चुका था और मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा था। इम्पोर्टेंस में पॉइंट 3 तक मैं आपको उसके पॉइंट्स को क्लियर कर दिया था, 1, 2, 3 को। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट नंबर 4, 5, 6 जो आपका इम्पोर्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर आप उसको क्लियर कर सकते हैं या आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर रिप्लाई दे सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ क्या, इम्पोर्टेंस को स्टार्ट कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंस में आपका पहला है, देखिए, प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडिया। इनोवेटिव आइडिया मतलब न्यू आइडिया। ठीक है, क्या किसी भी काम को करने के लिए उसका प्लानिंग करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें थर्ड स्टेप आता है फाइंडिंग अल्टरनेटिव्स। फाइंडिंग अल्टरनेटिव मतलब कि अगर हमें ये काम करना है तो उस काम को करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। अगर हमें 25% इंक्रीज करनी है सेल को, तो इंक्रीज करने के लिए कि कौन सा तरीका हो सकता है। तो जब एक मैनेजर अपने डिफरेंट वेज को सोचता है, डिफरेंट अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करता है, मतलब 25% सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, तो कौन कौन से तरीके फाइंड आउट करने का तरीका लाता है, तो ये सभी बहुत सारे न्यू आइडियाज आते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये स्पेशली आपको, ठीक है, ये तरीका है। सो प्लानिंग हेल्प करती है एक मैनेजर्स को न्यू आइडियाज क्रिएट करने में, इनोवेटिव आइडियाज प्रोवाइड करने में, क्योंकि जब हम कोई भी डिसीजन लेता है तो कौन कौन से अल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो फाइंड आउट करता है कि कौन कौन से अल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो उसके माइंड में ये आता है, जरूर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग। सो प्लानिंग का जो जब प्रोसेस किया था तो 4th स्टेप में 3rd के बाद अल्टरनेटिव फाइंड आउट करने के बाद हम अल्टरनेटिव्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इनोवेटिव करने के बाद सिलेक्ट करते थे, तो बेस्ट सिलेक्शन करने का मतलब बेस्ट डिसीजन लेना। ठीक है, सिलेक्शन किए, सिलेक्शन करना बेस्ट डिसीजन, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये करने में हेल्प करती है। ये हेल्प करना, फैसिलिटेट मतलब हेल्प करना, फैसिलिटेट करके डिसीजन लेना है। कैसे हेल्प करती है, तो प्लानिंग में इसमें स्टेप्स है जिसमें मैनेजर्स को बहुत सारे बेस्ट अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करने का, बेस्ट अल्टरनेटिव जो सिलेक्ट करने के बारे में सोचता है तो उसको हम डिसीजन लेना ही कहते हैं। एक मैनेजर जब अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करता है तो इसीलिए हम कि प्लानिंग जो हेल्प करती है एक मैनेजर को डिसीजन लेने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करना मतलब चेक करना कि क्या हमारा काम वैसे ही हो रहा है जैसे हमने शुरू प्लान किया था। अगर नहीं हो रहा है तो उसकी करेक्टिव करने के लिए, ये हमारा 7th स्टेप भी है प्लानिंग का। ठीक है, सो प्लानिंग जो है वो एस्टेब्लिश करती है स्टैंडर्ड्स कंट्रोलिंग करने का। मतलब अगर हम प्लान ही नहीं करेंगे, हम प्लान ही नहीं बनाएंगे, तो हम ये बताएंगे ही नहीं कि हमें क्या करना है, तो ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेंगे वो भी नहीं डिसाइड करेंगे, तो कंट्रोलिंग करने का तो कोई फायदा नहीं होगा। कंट्रोलिंग में हम यही देखते हैं कि हमने जो प्लान किया था क्या वो वैसे ही हो रहा है, अगर वैसे नहीं हो रहा है तो हम चेक करेंगे। ऐसे ही कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि जो हमने प्लान बनाया था क्या उसके अकॉर्डिंग ही वर्क हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम करेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमने प्लान ही नहीं बनाया, हाउ टू डू, कैसे करना है, यही नहीं डिसाइड किया, तो करेक्शन क्या करेंगे। तो इसलिए कहा जा सकता है प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाता है। स्टैंडर्ड्स मतलब ऑब्जेक्टिव एंड हाउ टू डू, ये दोनों करते हैं कंट्रोलिंग करने के लिए। कंट्रोलिंग करने का मतलब चेक करना और करेक्ट करना। अलग अगर प्लानिंग नहीं बनाएंगे, अगर प्लानिंग बनाएंगे तो ये स्टेप्स नहीं हो सकता है। सो प्लानिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम
कंट्रोलिंग कर सके, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा। जैसे हमें प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है कि प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, इतनी प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, वैसे ही प्लानिंग भी हमारे पास कुछ लिमिटेशन होती है, मतलब प्लानिंग की कुछ डिमेरिट्स, प्लानिंग को ना करने के लिए कुछ रीजंस है। सो लिमिटेशंस रीड करने से पहले, प्लानिंग करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा सुझाव समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो जो डाल रहे हैं उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके कोई क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मेरे वीडियो को देखिए, समझिए, कोई दिक्कत होगा तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।